अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन में सोशलिस्ट अलायंस यानी समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लिए बहुत कांटे का मुकाबला होता जा रहा है। और सबसे प्रतिष्ठापरक चुनाव है मैनपुरी में। नेताजी के निधन के बाद रिक्त हुई इस सीट पर समाजवादी पार्टी की इज्जत दांव पर लगी हुई है, अपनी विरासत को बचाने का संघर्ष है और खतौली राष्ट्रीय लोकदल किसी तरह जीतने की जुगत में सारे घोड़े खोल दिए। और रामपुर ऐसा लग रहा है कि आजम खान ने वॉक ओवर दे रखा है। आजम खान खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी का संगठन वहाँ बीजेपी से मुकाबला कर रहा है। आज की परिचर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही दिलचस्प दौर में पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश यानी इलेक्शन स्टेट एक ऐसा राज्य जहां अनवरत चुनाव की प्रक्रिया चलती रहती है। एक खत्म, दूसरा आया, दूसरा खत्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अंतहीन, एंडलेस। अब कौन सा चुनाव है भाई? इलेक्शन। इसके बाद कौन सा होगा? निकाय चुनाव, मेयर वाले, पार्षद वाले। तो अभी का जो चुनाव है मैनपुरी, खतौली और रामपुर का, उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा कहाँ लगी हुई है? मैनपुरी में। क्यों लगी हुई है? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का पावर हाउस है। समाजवादी पार्टी को जब ताकत की जरूरत हुई, मैनपुरी ने उसे ताकत दी है। और इस बीच यादव परिवार में जो बिखराव था, अब उनमें हो गई है एकता। इस एकता को ताकत किसने दी? जोड़कर शिवपाल यादव ने। क्यों? पिछली डिबेट में मैंने बताया था उपयोगिता का सिद्धांत। उस उपयोगिता के सिद्धांत के लिए शिवपाल यादव मैनपुरी में ज़रूरी। क्यों? क्योंकि जसवंत नगर से वो है एमएलए और जसवंत नगर मैनपुरी की जीत का सबसे बड़ा सेंटर है। मुलायम सिंह यादव को 69,000 से लीड कहाँ मिली थी? मैनपुरी, जसवंत नगर से। वहाँ से एमएलए कौन है? शिवपाल यादव। अब यादव परिवार एक, यानी अब ना कोई अनबन है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई झंझट है। तो शिवपाल यादव ने ठाना है डिम्पल यादव को जिताना। ये नारा शिवपाल यादव स्टेज से खुद लगा रहे हैं। तो अखिलेश और शिवपाल साथ आए हैं मैनपुरी के मंच से। इसका आने वाले समय में यूपी की पॉलिटिक्स में, सोशलिस्ट अलायंस में क्या असर पड़ेगा? क्योंकि शिवपाल यादव ने आज एक महत्वपूर्ण बात कही कि वो बहुत वफादार हैं, नेताजी के साथ 12 वर्ष की उम्र से जुड़े थे, वफादार हैं, परिणाम देने वाले व्यक्ति हैं, उन पर भरोसा किया जाए। ये उन्होंने किससे कहा? अखिलेश यादव से। कहा? मंच पर, आज जसवंत नगर में। तो मैनपुरी के चुनाव के बहाने यादव परिवार की ये एकता बीजेपी को कितना डिस्टर्ब कर रही है? बीजेपी मैनपुरी से ज़्यादा पावर कहाँ लगाई हुई है? रामपुर, खतौली में। मैनपुरी में बीजेपी बैक फुट पर लड़ रही है और फ्रंट फुट पर कहाँ लड़ रही है? रामपुर, खतौली में। मैनपुरी पे बैक फुट पे क्यों लड़ रही है? क्योंकि मैनपुरी में एक तो नेताजी के प्रति सिंपैथी, और दूसरा यादव फैमिली में एकता, और तीसरा वो बेल्ट ही ऐसी है। तो बीजेपी को क्या लगता है, फोकस कहाँ करना चाहिए? रामपुर, खतौली और मैनपुरी में मुकाबला देना चाहिए। तो अब जब शिवपाल और अखिलेश मिल गए हैं तो इसके परिणाम क्या होंगे आने वाले चुनाव में भी? शिवपाल को चाहिए इज्जत और अखिलेश को चाहिए शिवपाल का साथ। ज़रूरतें दोनों की हैं, लेकिन इसके पहले भी तो मिले थे। तब क्या हुआ था? इसके पहले तो बीएसपी के साथ भी चुनाव लड़ चुके हैं, और इसके पहले 2022 में शिवपाल यादव के साथ भी चुनाव लड़ा जा चुका है। तो फिर अखिलेश और शिवपाल के मिलन की इतनी डिमांड क्यों रहती है? क्यों अधिकांश समाजवादी ये चाहते हैं कि शिवपाल यादव और अखिलेश मिल कर रहे हैं? दरअसल शिवपाल यादव ज़मीनी नेता हैं, कार्यकर्ताओं और संगठन पर उनकी पकड़ बहुत है, और दूसरा वो अति सक्रिय रहते हैं। महीने के 20 दिन वो ट्रैवल पे ही रहते हैं आज भी। इस कारण शिवपाल यादव का और कार्यकर्ताओं का कनेक्ट दूसरे नेताओं के मुकाबले ज़्यादा रहता है। और जब तक मुलायम सिंह यादव के हाथ पे पार्टी थी, तब तक सारी कमांड और कंट्रोल शिवपाल यादव का था। इसलिए शिवपाल यादव का समाजवादियों के बीच बड़ा महत्व है। वो महत्व आज मंच पर दिखा भी। खतौली में गली गली घूम रहे हैं जयंत चौधरी, और रामपुर में गली गली घूम रहे हैं भूपेंद्र चौधरी।
लेकिन खतौली में भूपेंद्र चौधरी की भी इज्जत दांव पर है। मुजफ्फरनगर के वो खुद रहने वाले हैं, वहीं का चुनाव है और बीजेपी के नए नए अध्यक्ष बने हैं। अब उस सीट पर जीत या हार उनका भी भविष्य तय करने वाली है। और बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह का, हालांकि गोला का चुनाव जीतकर उन लोगों ने अपनी मेरिट शो की, अपनी ताकत दिखाई, लेकिन इस उपचुनाव में जहां 3 सीटें, 1 लोकसभा और 2 विधानसभा, वहां बीजेपी की इज्जत भी दांव पर लगी हुई है, संगठन की भी और सरकार की भी। लेकिन बीजेपी में थोड़ा डाइवर्जन है। क्यों डाइवर्जन है? क्योंकि गुजरात का हाई प्रोफाइल चुनाव है और गुजरात में रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। इसलिए आप देख रहे होंगे कि बीजेपी के अधिकांश दिग्गज और बड़े नेता डेरा कहां डाले हैं? गुजरात में। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? क्या विपक्ष बीजेपी के गुजरात में बिजी होने का फायदा उठा सकता है? तो 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर विपक्ष को कायदे का मुकाबला बीजेपी से मिल रहा है, बीजेपी को मिल रहा है। मैनपुरी और खतौली, इन 2 जगह भीषण मुकाबला होगा। रामपुर में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर हावी दिख रही है। कारण क्या है? आजम खां का प्रचार से और एक्टिव पॉलिटिक्स से खुद को अलग कर लेने की जैसी स्थिति। हम इन सब विषयों पर आज खुलकर चर्चा करेंगे। इस परिचर्चा में आप पहले कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। तो कभी वोट मांगने भी नहीं आपके बीच में आए, लेकिन मैं ये जानता हूं कि नेताजी की जो समाजवादी विरासत है उसके हकदार हम सब हैं और हम और आपकी जिम्मेदारी है उस विरासत को आगे बढ़ाने की। मैंने नेताजी से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैंने समर्पण और मैंने क्षमता ऐसे ही नहीं समर्पण किया, पहचानिए। और मैं आज यहाँ पर आपको भी यह स्वस्थ करना चाहता हूं, मैंने नेताजी को कभी निराश नहीं किया, आपको भी हम कभी निराश नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी ने 2019 का जब लोकसभा चुनाव लड़ा था तो मैनपुरी में सपा बसपा के एक संयुक्त प्रत्याशी थे मुलायम सिंह यादव जी। मायावती जी वोट मांगने की अपील करने भी गई थी और शिवपाल सिंह यादव भी उनके साथ गठबंधन में थे। बावजूद इसके परिणाम उनका 10% से ज्यादा वोटों की गिरावट हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता प्रेम सिंह साक्य ने 11% की वोटों में बढ़ोतरी की थी। आज तो भारतीय जनता पार्टी तुलनात्मक रूप से ज्यादा ताकतवर है, ये कितने भी प्रयास करें, लेकिन इस बार मैनपुरी में कमल खिल के रहेगा। अब गढ़ भाजपा के गढ़ हैं। हम आजमगढ़ लोकसभा भी बड़े अंतर से जीते हैं, हम रामपुर भी लोकसभा बड़े अंतर से जीते हैं और बड़े अंतर से अब रामपुर विधानसभा जीतेंगे। तो आज की परिचर्चा बिल्कुल राजनीतिक है और बात भी हम राजनीतिक ही करेंगे। समीर सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी से, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, अरुण राजभर बीएसपी से हैं, सुशील दुबे जाने माने पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं और राकेश पाल सिंह दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, और बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस परिचर्चा में मेरे साथ हिस्सा बनने के लिए। तो मनोज काका, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे मैनपुरी से करना चाहता हूं। तो आखिरकार शिवपाल यादव साथ आ ही गए और जैसा कि है कि शिवपाल यादव ने अपनी उपयोगिता, क्षमता और ताकत हमेशा दिखाई है, आज भी उन्होंने मंच से वही बात कही है। तो आखिरकार आप लोगों को शिवपाल यादव की मदद के लिए जाना ही पड़ा? नहीं, ठीक बात है आपकी। उन्होंने जो अपनी क्षमता दिखाई है, किसी भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी भी उनके क्षमता पर कोई संदेह नहीं किया हुआ था। और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयानों को मैं शब्दशः कह रहा हूं, उन्होंने इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मेरे और चाचा में कभी कोई दूरियां नहीं थी, राजनीतिक दूरियां थी, उसको भी हमने खत्म किया। और चाचा ने आज कितनी बड़ी बात कही, चाचा ने कहा कि मैंने नेताजी का जीवन भर साथ दिया और अब मेरा जो जीवन बचा है वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के निर्माण में जाएगा। तो दोनों तरफ से बहुत सहज और बहुत स्वाभाविक संबंध है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनेक बार कहा, जब पिछली भी संवाद में हम लोग थे तो मैंने आपसे कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा है कि चाचा से हमारे प्राकृतिक रिश्ते हैं और वो रिश्ते कभी खराब बात प्राकृतिक रिश्ते की नहीं ना। जनता आज शिवपाल यादव ने कहा कि मैनपुरी के लोग बार बार कहते थे कि आप एक हो जाइए, एक हो जाइए, अब हम एक हो गए हैं।
तो ये दूरियां तो थी, तभी तो आप एक हुए ना, क्योंकि इसके पहले भी एक हुए थे। बाद में कहा गया कि वो तो प्रसपा के विधायक हैं या हमारे विधायक नहीं हैं, हमारे दल के नहीं हैं। आज उनकी ज़रूरत पड़ी ना आपको? कभी देखिए, हमको नहीं, ये देखिए, लोकतंत्र तो लोकतंत्र के बारे में कहा ही जाता है कि डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। लोकतंत्र लोगों का ही तंत्र है, और लोगों की जब मनसा रही कि सब एक हो जाए और लोगों के मनसा अनुरूप सब लोग एक हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको, हमको, प्रबुद्ध जन को, और यहाँ के, हम तो मैनपुरी से ही आज आपसे संवाद कर रहे हैं, मैनपुरी के आम जनमानस में बहुत उत्साह है, माताओं में, बहनों में, गरीबों में, किसानों में। हाँ, अभाव जरूर है यहाँ लोगों में। अब लोग सोच रहे हैं कि जिस मैनपुरी में नेताजी के रहते समाजवादी पार्टी की सरकार में कृषकों के लिए कृषि मेले लगते थे, कृषि यंत्र सस्ता मिलता था, डीएपी के नाइट्रोजन की कभी कमी नहीं होती थी। आपके भी चैनल ने दिखाया कि किस तरह से आज रबी के फसल की बुआई चल रही है, आलू की बुआई चल रही है, और कहीं भी किसानों को डीएपी और नाइट्रोजन नहीं मिल रहा। तो जो समस्याएं, मनोज काका ये बताइए कि ये जो अखिलेश यादव और शिवपाल के आज राजनीतिक रिश्तों में गर्मजोशी जसवंत नगर के मंच से दिखी है, क्या ये आगे कंटिन्यू रहेगी या मैनपुरी चुनाव के बाद खत्म? नहीं, आपका चूंकि मंच है और इसके माध्यम से सभी जितने भी लोग श्रोता हैं और देश भर में देखे जाते हैं, ये गर्मजोशी और बढ़ेगी, खत्म होने का तो सवाल ही नहीं है। और इस गर्मजोशी से एक खेमे में, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी और हताशा है और पसीने छूट रहे हैं। और आपको मैं बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी खतौली भी जीतेगी, रामपुर भी जीतेगी, और मैनपुरी में अच्छा किया कि आपने खतौली और रामपुर का जिक्र कर दिया। में ही कह दिया कि ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मैनपुरी में ही लड़ रही है? आपकी बाकी फोर्स, लीडर्स, स्ट्रेटजी, ताकत, ये सब रामपुर, खतौली में क्यों नहीं दिख रही? और दूसरी बात, आजम खां प्रचार से दूर हैं, कोई बात है? जी नहीं, आजम खान साहब और उनके सुपुत्र अब्दुल्ला जी लगातार प्रचार में हैं। और आपने जो कहा कि दूसरी जगह क्यों नहीं दिख रहा, ये आपका देखने का नजरिया होगा, क्योंकि पश्चिम के जितने सारे लीडर हैं, जितने सारे हमारे विधायक हैं, सहारनपुर में आप ये जानते हैं कि वहाँ सबसे ज़्यादा हमारे ही विधायक हैं। वहाँ चूंकि एक अलायंस को टिकट दिया गया है, तो चौधरी साहब, जयंत चौधरी जी लगातार हैं वहाँ, तो वहाँ भी जो लोग जिम्मेदार लोग हैं वहाँ लगे हुए हैं। रामपुर में चूंकि पार्टी के फाउंडर, मेंबर और पार्टी के एक बहुत बड़े नेता की वो सीट है, तो वहाँ वो खुद हैं, इसलिए आपको यहाँ नेता दिख रहे होंगे, इसलिए आपके देखने के नजरिया में लग रहा होगा कि ऐसा नहीं है। हर कोई जगह विशेष वाला जिम्मेदार लोग चश्मा हैं लगा लेते हैं, और शायद तीनों तब दिख सीटें जाए। समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से जीती। जी राइट, मैं समीर सिंह को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। समीर जी, शुक्रिया आपका। तो भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का ठीक से मुकाबला करती दिख नहीं रही मैदान में। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और सरकार के कामों के आधार पर चुनाव में जाती है, और हम पहले भी संगठन और सरकार के कामों के आधार पर चुनाव में जाते रहे हैं। हमारे संगठन के पदाधिकारी, हमारे सरकार के लोग चुनाव प्रचार के अंदर और नामांकन से लेकर सभी कार्यक्रमों में रहे हैं, और सरकार की योजनाओं के आधार पर हम जनता के बीच में जाते हैं। और हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उस नारे को लेके हम निरंतर जनता के बीच में सेवा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सरकार की योजनाओं को जमीन तक ले जाने का काम किया है, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और पिछले दिनों 2 बाई इलेक्शन, आजमगढ़ रहा हो चाहे रामपुर रहा हो, हम जीतने में सफलता प्राप्त किए। हम 2017 जीते, हम 2017 की नगर निगम जीते, हम 2019 की बसपा और सपा के गठबंधन के बाद लोकसभा जीते, हम 2022 में इतिहास की बड़ी घटना हुई उत्तर प्रदेश के इतिहास की, हम दोबारा सरकार बनाए और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाए, और माननीय योगी जी दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी ने जो काम किया था उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे कि ब्रजेश जी, सवाल पे भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टार प्रचारक या ताकतवर नेता, ये सब कोई प्रचार में हमको दे दीजिए। संगठन वाले मुझे जरूर दिख रहे हैं वहां पे। नहीं 30 सेकंड तो दे दीजिए।
बोलिए बोलिए। ब्रजेश जी देखिए, हमारे सभी नेता, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आज रामपुर में थे, मुजफ्फरनगर के अंदर दौरा करके आए हैं, मैनपुरी के अंदर दौरा कर, हमारे दोनों डिप्टी सीएम दौरा कर रहे हैं। और सवाल इसका नहीं है ब्रजेश जी, आप जब मैनपुरी को देखेंगे तो मैनपुरी में 5 विधानसभा है, 1 इटावा की है और 4 मैनपुरी के, जिसमें 2 हमारे विधायक हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 10% वोट 2019 में समाजवादी पार्टी का घटा है। अगर वोट के लिहाज से देखेंगे, संगठन के लिहाज से देखेंगे, जिला पंचायत हमारा है, ब्लॉक प्रमुख हमारा है, 2 विधायक हमारे हैं वही तो मैं मैनपुरी कह के रहा हूँ कि अंदर। जिस तरह और घेराबंदी करके बीजेपी लड़ती है वो मैनपुरी में वो दिख नहीं रहा है। नहीं, हम लड़ रहे हैं ब्रजेश जी। ये जरूर है कि अभी जिस बात को हम कहते आए हैं कि समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी है, वो अखिलेश यादव ने भी बता दिया और शिवपाल यादव ने भी बता दिया। हम रोज सुनते हैं परिवार एक हो गया, परिवार एक हो गया। कल तक तो आप परिवार शिवपाल में कोई जी की तारीफ मतभेद कर रहे नहीं थे, है। आज उनको भी तो परिवारवादी। तो नहीं, परिवारवाद की बात वही कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। वही कह रहे हैं परिवार एक हो गया, माने परिवार बिखरा था, सत्ता की लड़ाई थी और सत्ता के स्वार्थ में परिवार एक हो गया। इसके लिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को बधाई। कम से कम डिम्पल यादव को लड़ाने के बाद वो शिवपाल जी के घर गए, मंच पर उनका पैर छुए और समाजवादी पार्टी के अंदर जिस प्रकार की उपेक्षा शिवपाल जी की हुई थी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका चैनल कहता था, शिवपाल जी खुद कहते थे समाजवादी पार्टी के विधायक और विधानमंडल दल की बैठक में बुलाए नहीं जाते थे और ये बताया जाता था कि ये शिवपाल का नाम प्रसपा आते के ही इतना प्रदेश डिफेंसिव राष्ट्रीय क्यों हो जाते अध्यक्ष हैं कि आप खुद ही सफाई भी देने लगते हैं? ये मैं नहीं कहता था। नहीं, मैं डिफेंसिव नहीं हो रहा, मैं तो राजनीतिक घटनाओं की चर्चा कर रहा हूं ब्रजेश जी। और देखेंगे कमोवेश मैनपुरी हम जीतेंगे, बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। और आप वोट परसेंटेज भी अगर देखेंगे तो लगभग वहां 35% वोट जो है वो देखिए, मुश्किल से जिसके 11 दिन बचे हैं नेता वहां होने पे। का दावा किया जा रहा है, और आपके पास गुजरात भी है, उसका 35% है और बाकी सभी वोट उनके खिलाफ है। देखिए लगभग 17,000 मैनपुरी में वोट है। आप कहते हैं कि साहब 5,000, 5.5 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख यादव और मुसलमान है, वो वोट हमारा है। तो 5.5 लाख अगर 17 लाख में माइनस करेंगे तो बाकी वोट कहां जा रहा? भाई वहां ठाकुर भी है, वहां ब्राह्मण भी है, वहां बनिया भी है, वहां लोध अब भी ये है। क्या जातिवाद वहां वाली बात कर रहे हैं? समाज अपन के लोग तो ये अन्य सब बात ही नहीं जातियां किए हैं, थे। अनुसूचित आप भी कहाँ है। जातिवाद पे चले गए? नहीं, मैं जातिवाद पर नहीं जा रहा हूं ब्रजेश जी, मैं तो परिवारवाद और जातिवाद दोनों की चर्चा कर रहा हूं जो राजनीति के अंदर हो रही है जी। मैं कहां कह रहा हूं, मैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ आपने तो कहा हम इस यादव नारे के मुसलमान साथ आगे बढ़ रहे उनके हैं, साथ, सरकार बाकी की हमारे योजना- साथ आप ही बोल रहे थे। मैंने तो सवाल भी नहीं किया था। नहीं, मैं तो कह रहा यादव भी मेरे साथ है। हमने यादव राज्यसभा का सदस्य बनाया, हमने यादव विधान परिषद में भेजा। हमने तो जाति के नाम पर कभी पार्टी चलाई ही नहीं। जो लोग जाति और परिवार के नाम पर चलाते थे उनकी चिंता आज है ही जाति और भूपेन्द्र परिवार। चौधरी का मैंने मैं बैनर बड़े देखा विश्वास रामपुर से में, कह सकता हूं। कुशवाहा मौर्य साख के सैनी सम्मेलन, आज ही बैनर लगा हुआ था। आज नहीं ब्रजेश जी, हम सम्मेलन करते रहते हैं। हम लखनऊ के अंदर भी विभिन्न जातियों का सम्मेलन किया है। थैंक यू हमने समीर जी। जिनको परिचर्चा घर को दिया आगे है, बढ़ाते हैं। हमने मैं जिनको आपके मित्र शौचालय रोहित दिया है, अग्रवाल को हमने आमंत्रित जिनको करता हूं। प्रधानमंत्री जी। आवास दिया है, थैंक हमने यू जिनको समीर जी, किसान सम्मान शुक्रिया। निधि दिया है, उनके लिए मैंने सम्मेलन किया है, थैंक उनको यू। बताया और उनको कहा है कि आगे भी अगर कोई कमी बेसी रह थैंक गई यू। तो हम उसको पूरा करेंगे, हम आपकी चिंता करेंगे। हम समाज के थैंक सभी यू। वर्गों की चिंता बहुत करना शुक्रिया। चाहते हैं। धन्यवाद। ये पार्टी किसी एक वर्ग की नहीं है और सरकार किसी एक जाति थैंक की यू। नहीं है, सबकी है। इसके नाते हम सबकी थैंक चिंता यू। करते हैं। रोहित अग्रवाल, आज चेहरा उतरा हुआ दिख रहा है, सब ठीक तो है खतौली में? ब्रजेश जी 8 तारीख को बताएंगे, 8 तारीख को बताएंगे। आज कुछ डिमोरलाइज दिख रहे हो। नहीं, डिमोरलाइज कौन होगा? या तो समीर सिंह की बात सुन के कुछ थोड़ा मतलब, समीर सिंह की तो बात सुन के मैं बिल्कुल डिमोरलाइज इसलिए हो गया क्योंकि समीर सिंह जो लड़ाने की बात कर रहे थे, वो सच्चाई ये है कि वो लड़ किसी से नहीं रहे हैं, वो जनता से लड़ रहे हैं। आप बताइए, पिछले साल
26 सितंबर को गन्ने का रेट घोषित हो गया था। इस साल गन्ने की पेराई शुरू हो गई है, गन्ना मिल में जाना शुरू हो गया है, 14 दिन में गन्ने के भुगतान का वादा है और अभी तक गन्ने का रेट नहीं घोषित हुआ है। कैसे होगा 14 दिन में भुगतान? किस नीति से होगा? जिस चीज का रेट ना घोषित हो और मिल मालिकों को किसी किसान ने मांगी नहीं कि आप जबरदस्ती मांग कर रहे हो रेट बढ़ा दिए जाए। कहाँ किसान मांग कर रहे हैं? अरे किसान की हालत दर से बदतर होती जा रही है। ये 2 गुनी आय की वादा करने वाले लोग जब विपक्ष में थे तो 450 रुपए के गन्ने के रेट की मांग करते थे। ये 2017 से पहले की बात कर रहा हूं, 6 साल पहले ब्रिजेश जी, 6 साल पहले 450 की मांग करने वाले यही भारतीय जनता पार्टी वाले थे। और आज स्थिति यह है कि चुनाव के डर से रेट नहीं घोषित कर रहे हैं, क्योंकि किसान के साथ धोखा करना है, क्योंकि किसान को रेट नहीं बढ़ाने के लिए साजिश कर रहे हैं। ये जनता से लड़ रहे हैं। 1100 का सिलेंडर देते हैं, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल डीजल देते हैं, युवाओं के साथ धोखा करते हैं, ये किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। ये आपको पता है भूपेंद्र चौधरी मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और हैं जाट। कहाँ एक वोट कैसे मिलेगा आप लोग को वहाँ पे? बड़ा मुश्किल है, आपके लिए आसान नहीं है। ब्रिजेश जी कहलवाओगे क्या हमसे? क्यों, हम क्या ऐसे कह लें? नहीं, कहलवाओगे क्या हमसे? मुजफ्फरनगर में ना मोहल्ले में कोई नहीं जानता है भूपेंद्र चौधरी कौन है। मोहल्ले में, अरे कैसी बात, मोहल्ले के नेता नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी सरकार में मंत्री रहे और प्रदेश अध्यक्ष हैं, ग्राम प्रधानी, आप कैसी हवाई बात कर रहे हो? अरे ग्राम प्रधानी जीते हैं कभी? कौन सा चुनाव जीते हैं भूपेंद्र चौधरी? बताइए मुझे, कौन सा चुनाव जीते हैं भूपेंद्र चौधरी? ये बड़बोलापन है थोड़ा। अरे फिर आप बताइए ना कौन सा चुनाव? समीर सिंह रुक जाओ, देखो पहला राउंड है। समीर सिंह ना समीर सिंह जी रुकिए ना, मैं दूंगा समय तब बोलिएगा, रुक जाइए। इस तरह की घटिया पहला राउंड में नहीं, मैंने टोक दिया। बीजेपी के ना प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश जी, ओके ऑल राइट, यस, मैं बोल दिया उनको, मैंने कह दिया उनको, आपका ऑब्जेक्शन नोट हो गया। ओके बोलिए, रोहित बोलिए। अरे आपके दोस्त हैं आप, बोलिए। अरे ब्रिजेश जी ये किसी योग्य नहीं है, ये भगवान राम को के लिए मुकर जाएं। अभी कल तक ये आप ही के चैनल पे बैठ के शिवपाल यादव की माला जप रहे थे, शिवपाल यादव की माला जप रहे थे आप ही के चैनल पे बैठ के कल तक। आज कह रहे हैं शिवपाल यादव परिवारवादी है, और खतौली में जिसकी बीवी को वो टिकट दे दिए हो वो परिवारवाद नहीं है तो क्या है? एक गूंगी गुड़िया को टिकट देके तो बाहर के परिवारवाद दिखा रहे हो वहां पे खतौली में, रोहित अग्रवाल, चाल चरित्र चेहरा दिखा रहे हो अपना। प्रदेश अध्यक्ष जी को माननीय भूपेंद्र चौधरी जी जिले से लेके और प्रदेश तक का संगठन कर रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। कोई नहीं जानता, ना एक दूसरे के सम्मान को प्रदेश और देश के लोग जानते हैं। श्री भी जोड़ लेना, कम से कम इतनी इस तरह की बातें तो मत करो। ऐसा है ना, ये जो तेल लगाने का काम है आपने भाषा ठीक रखिए, भाषा ठीक रखिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो। भाषा आपकी पार्टी में होता है, सच्चाई है। चौधरी जी का चुनाव जीते हो भूपेंद्र चौधरी, तो बताइए मुझे। प्रदेश के अरे मुजफ्फरनगर के मोहल्ले में कोई नहीं जानता कौन है भूपेंद्र चौधरी। सरकार में मिनिस्टर बात कर रहे हैं यहाँ पे और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है, और आप पार्टी के कार्यालय के नेता होंगे वो। हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर के नेता नहीं है, मुजफ्फरनगर का एक ही नेता है, वो है किसान। मुजफ्फरनगर का एक ही नेता है, वो है जनता। मुजफ्फरनगर का एक ही नेता है, वो है माननीय जयंत चौधरी। इसके अलावा कोई नहीं है। एक एक करके ना, ये नहीं। थैंक यू, परिवारवाद पे आप घिरे हुए हो, थैंक यू, परिवारवाद पे आप घिरे थैंक यू, हुए हो, वापस आइए, वापस आइए बस, थैंक यू, घिरे हुए थैंक हो, यू, व्यापारी शुक्रिया, शोषण में आप घिरे हुए हो। भाई आप जनता को दिए क्या हो? अरुण राजभर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों लोग शांत हो जाएं। अरुण राजभर जी को मेरे साथ कनेक्ट किया जाए। अरुण राजभर जी बहुत धन्यवाद आपका। एक तो आप डिबेट के पहले शुक्रवार तक बड़ी चुनौतियां पेश कर रहे थे कि एसबीएसपी ये कट डालेगी, एसबीएसपी वो कट डालेगी और हम ये कट डालेंगे। अपने प्रत्याशी का नामांकन तक नहीं बचा पाए, नामांकन खारिज हो गया आपके प्रत्याशी का। वोट बचाना तो बड़ी बात है। ब्रिजेश जी ये तो समझना पड़ेगा कि नामांकन हमारा खारिज किस वजह से किया गया। जिस तरीके से एक प्रत्याशी ने सारे दस्तावेज, सभी प्रत्याशी अपने अपने दस्तावेज देते हैं, हमारी पार्टी ने पूरी विधिवत जांच करके हमने ये दस्तावेज दिया था। जो काम आरओ का होता है वो काम प्रत्याशी से नहीं कराई जाती है, वो आरओ की जिम्मेदारी थी, वो डीएम की जिम्मेदारी थी कि सभी प्रत्याशियों के शपथ पत्र चेक करना। और हमारे प्रत्याशी ने शपथ पत्र दिया था और आरओ ने पहले हमको जब चेकलिस्ट दिया तो उसमें सब कुछ सही पाया, और जब दोबारा हमारे प्रत्याशी ने हमको बुलाया गया, दोबारा जब दिया चेकलिस्ट तो उसमें एक चीज कमी बता दिया गया। जब पहले सब कुछ सही पाया गया, दूसरे में ये गलत क्यों दिखाया गया? तो एक साजिश हमें दिखी
और वो चीजें ठीक है, उन्होंने खारिज कर दिया। हम तो न्यायालय के पक्ष में रखे गए, अभी तो न्यायालय के पास गए हैं और हमें न्यायालय के समक्ष हम सारी चीजों को ये रखे हैं। किसकी अब साजिश है? हमारे आप जो जवाब नहीं बार दे बार पा कह रहे रहे हैं हैं कि और साजिश है, जिलाधिकारी भी साजिश जवाब है। नहीं दे पा रहे हैं। तो किसकी साजिश है ये जो आपको चुनाव और लड़ने से जिस रोकना तरीके चाहता है? से नहीं रोक जो रहे हैं, उनको पता है बखूबी कि वहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी किस तरीके से अभियान चलाई हुई थी और किस तरीके से समाज एकजुट हो रहा था और समाज जो हमारे साथ खड़ा हो रहा था, तो किसी को तकलीफ हुई बहुत ज्यादा। किसको हुई? और आज इन क्लैरिटी तकलीफों दो को ना। हम अभी न्यायालय अगर की आरोप प्रक्रिया में लगा रहे हो तो आरोप उम्मीद के है, पीछे एविडेंस हमें दो। उम्मीद है कि हमें न्यायालय से एविडेंस। न्याय मिलेगा। एविडेंस हमने पूरी एविडेंस दिया है, पूरी विधिवत एविडेंस किसने दिया है। आपका किसी नामांकन प्रकार खारिज की करा कोई दिया और गलती हमारी किसके तरफ से पेट नहीं में थी। दर्द था आपके चुनाव लड़ने से? देखिए, वहां एक तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता, वहां जिम्मेदार नेता दबाव बना रहे थे और हमारे प्रत्याशी पर पुनः दबाव बना रहे थे कि आप मैदान छोड़ दो, ये कर दो, नहीं मानोगे तो ये कर देंगे, मार देंगे, धमकियां देने लगे। लेकिन वो खैर वो सब मसला नहीं है। हमने अपने प्रस्तुत कागज जितने मांगे गए क्या हमने समाजवादी किए। पार्टी और उन प्रस्तुति में जब विपक्ष में होते हुए अभी इस स्थिति में है कि वो डीएम मैनपुरी पर कंट्रोल कर ले, रिटर्निंग अफसर पर कंट्रोल कर ले और चुनाव आयोग पर कंट्रोल कर ले? ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई। इस तरह के आरोप तो सत्तारूढ़ दलों पर लगते हैं। नहीं मनोज जी, एक सेकंड शांत रहिए। मनोज जी शांत रहिए, मैं बात कर रहा हूँ। मनोज जी शांत रहिए। मैं उनको मनोज जी एक मिनट रुकिए, अरुण को बोलने दीजिए। अच्छा रिश्ता रहा है सिर्फ अरुण समाजवादी बोलेंगे। परिवार से। ये बोलिए। काका कुकी के तो बंद करिए, काका झूठा चिल्लाता है। अरे कल आप तक ऐसे ना शिवपाल करें। यादव को गाली सम्मान देता से, था और आज कह रहा है कि ऐसे सम्मान नहीं, से, ऐसे। सम्मान से तो बोलिए। जो हाँ मैं कह रहा हूं कि जो चीजें समाजवादी पार्टी जिस आरओ से जिस आरओ ने हमारा खारिज करने की बात किया, उस आरओ को भी मैंने बहुत अच्छे से देखा है और समाजवादी सरकार में भी वो खेला करते थे और आज भी वो खेला कर रहे हैं। उनको वहां से हटाया क्यों नहीं गया? कितने प्रत्याशियों को बुलाकर कहा गया कि आओ शपथ ले लो? हमारे प्रत्याशियों क्यों नहीं बुलाया गया? आखिरकार वजह क्या थी कि उनको नहीं बुलाया गया? बाकी सारे भैया आपकी तो दोस्ती चल रही थी बीजेपी से, फिर आपके साथ ये गेम किसने कर दिया? नहीं देखिए, ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने गेम किया है। उनको डर था कि अगर हमारा प्रत्याशी लड़ जाएगा तो उनका 1 लाख 1.5 लाख वोट जो है हम माइनस कर देंगे। विपक्ष में भी रह के अखिलेश यादव इतने पावरफुल है, आज मुझे पता चला। नहीं वो वहां पावरफुल इसलिए है ना कि उनके रिश्तेदार रिटर्निंग अफसर रिश्तेदार है वो, जहां तक मुझे पता चल रहा है। तो उनकी रिश्तेदारी की वजह से वो दबाव बनाया गया था। खैर हम न्यायालय के पक्ष में गए हैं। न्यायालय ओके, मैं 20 सेकंड का मौका देता हूं क्योंकि आपने डायरेक्ट आरोप लगाए हैं, तो मनोज काका इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मनोज जी गो अहेड। देखिए, पहले तो मैं एक छात्र नेता रहा हूं और अरुण ने जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया, इसका स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। उस तरह की भाषा का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि इनको मैं ये बताना चाहूंगा कि मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि भोग विलास के आड़ में आदमी स्वाभिमान का अपने सौदा कर लेता है, और जो लोग स्वाभिमान का अपने सौदा कर लेते हैं उनकी स्थिति स्वान से भी बदतर सौदा करने गए। नो प्लीज, चाचा को एक सेकंड रुक जाओ अरुण, ऐसे नहीं दिया है। कल तक स्वतंत्रता की चिट्ठी थमा रहे थे कि आप जाइए जहां स्वतंत्र हैं, देखो, कम से कम भाषाई मर्यादा का पालन करो। आप सुनो, कम से कम भाषाई मर्यादा का पालन करो। मैं बहुत कुछ कह सकता हूं तुम्हें, लेकिन हमारी जो मान्यता है, हमारे जो विचार है, आज क्या हो गया? आप सब लोग इतना गुस्से में क्यों बैठे हुए हैं? मैं आपसे कह रहा हूं कि भाषा के मर्यादा, काका का दिमाग खराब हो गया। मैं भाषा के आप भाषाई मर्यादा का पालन करें। मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, आप नहीं बोल पाओगे। और चंदौली से लेकर के आप बात समझो, आप बात समझो, स्तर नहीं है तुम्हारा। मैं नहीं चाहता वो बातें तुम्हें कहनी, और मैं कहूंगा नहीं। और इसके अंदर जितनी नफरत रहती है इसका अनावश्यक फायदा मत उठाओ। समाजवादी पार्टी के अंदर कितनी आप जहर इसका है, हमारे अनावश्यक फायदा मत उठाओ। अरे आज कैसे डिबेट कर रहे हो आप लोग? थैंक यू। ना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। थैंक यू सभी लोग। सुशील दुबे जी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आप दोनों लोग का धन्यवाद। ऐसे मत करिए प्लीज। गवर्नमेंट आज कुछ पता नहीं आप लोग इतने पर्सनल क्यों हो जा रहे हैं? अरे राजनीति को राजनीति की तरह लीजिए भाई। थैंक यू सुशील दुबे जी। ये मैनपुरी में क्या चल रहा है, रामपुर में क्या चल रहा है और खतौली का क्या माहौल है? मीडिया मास्टर ब्रजेश जी, देश का समाजवादी आंदोलन का पुरोधा का भी निधन हुआ है, बरगद गिरा है, बहुत बड़ा राजनीतिक बरगद गिरा है। ठीक तो ये होता मेरे हिसाब से, मैंने लिखा भी है, ठीक तो आज मैं जिस चैनल पर बैठा हूँ, आज मेरी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी और सार्थक सिद्ध होगी। ठीक तो ये होता ब्रजेश जी कि चुनाव होते ही नहीं मैनपुरी का। ऐसे कैसे?
उपनिर्विरोध बहुत से चुनाव निर्विरोध हुए हैं। अरे नहीं ऐसे क्या, चुनाव तो होना चाहिए। श्रद्धा देखिए, उपचुनाव नहीं है मैनपुरी में, और कोई चुनाव नहीं है ब्रजेश जी, कोई चुनाव नहीं है। मैं भारत समाचार के भारी बड़े चैनल पे बोल रहा हूं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। ये मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की श्रद्धांजलि सभा है, जिसमें 80-70-30 का रेशियो होगा। कोई मुकाबला ही नहीं है। डिम्पल जी खाली नॉमिनेशन करके लौट आती तो चुनाव जीत जाती घर बैठ, कोई ऐसा नहीं है। मतलब ये मैं इटावा बेल्ट का हूं, मैं जानता हूं यादव वहां का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, साक, कहार, जे, वो, तू, मैं, सब मुलायम सिंह है इस समय, सब मुलायम सिंह है। दद्दा के नाम पे वहां जो वोटिंग होगी उसमें कोई, अब बताओ, सामान्य कार्यकर्ता बेचारा प्रेम साग कोई वो कर देते, क्या दिक्कत थी? 5-5 लाख इतने वोट पाके 2 बार लड़ा, और संघमित्रा जी लड़ी, सब लड़ी। ये रघुराज साग को कहाँ से ले आए? इसका मतलब बीजेपी ने इसको, इस सीट को नमस्कार कर दिया। मैं ये बता रहा हूँ, और भाई साहब ब्रजेश जी, बहुत बड़ा राजनीतिक काम हुआ है। सपा का जो लंका कांड था, दद्दा के कारण ये सुंदर कांड में बदल गया। ये इनकी मुकद्दर समाजवादियों की, वरना दूसरी पक्ष में बड़े बड़े धुरंधार और तीरंदाज और ये रामपुर में कौन सा कांड हो गया है दुबे जी? रामपुर में कौन सा कांड चल रहा है? रामपुर में देखिए, ऐसा होता है जब समय खराब होता है, ग्रह नक्षत्र दिन खराब होते हैं ब्रजेश जी, तो जिराफ पे बैठा आदमी, ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। नियत ने, समय ने आजम खां, मोहम्मद आजम खां, मौलाना आजम खां, खलीफुल मुल्क का समय खराब कर दिया नियत ने, समय ने। तो अब उनको थोड़े दिन तस्बीह माला जपनी चाहिए। वहाँ पर तो काम हो गया। रामपुर गया है तो विधानसभा भी गई, वहाँ पर बीजेपी के कुछ करें, वहाँ तो काम। अभी आज ही देखिए, उनके सबसे खास आदमी ने छोड़ दिया, आज ही छोड़ दिया, सबसे खास ने। अब वो क्यों छोड़ दिया? दबाव था, प्यार था, मोहब्बत था, या वो हवा की वो बांध गए? लेकिन मैनपुरी में ये मैनपुरी है, और इससे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 1.5 साल के उपचुनाव में निर्विरोध हो जाते तो कोई आफत नहीं आई जा रही थी। बीजेपी को और मर्यादा। आजम खां को पीस चाहिए जी, आजम खां को पीस चाहिए। शांति से बैठे, कम्बल ओढ़ के, सर्दी आ गई, आराम से चैन से तस्वीर लेके बैठे, कुछ करना नहीं है। और उनकी दुआएं लगेंगी। अब जो जितना देखिए, मेदांता, अपोलो, सीतापुर जेल, पीजीआई, फला, मेरी कब्र से छोटी कोठी जेल की कोठरी थी, ये सब चीज़ों से वो टेंशन लेने से बस लोड नहीं लेना चाहिए उनको। अब कोई जीते कोई हारे, वो कितने साल उत्तर प्रदेश के बादशाह कर रहे हैं। बाकी विचारों को भी मैं सम्मिलित करूंगा। राकेश पाल सिंह मुझे दिल्ली से कनेक्ट कर चुके हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट है। राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये मैनपुरी में क्या माहौल है और रामपुर खतौली में क्या चल रहा है? देखिए ब्रजेश जी, पहले तो बता दूं, मेरा नाम रक्षपाल सिंह है। ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं करेक्ट करा रहा हूँ जी। जी जी, देखिए मैं मैनपुरी की 1-2 टिप्पणी करूंगा जरूर। मैनपुरी में जो रघुराज सिंह साहब के जो है ना, पहले तो इन सबको ये जानना चाहिए रघुराज सिंह साहब किसके करीबी हैं और भाजपा में कब आए और भाजपा ने उनको क्यों टिकट दिया। और दूसरी बात उसमें ये है, जो महत्वपूर्ण ये है कि वहां पर जो है ना भाजपा का जो कैडर है ना, वो चुनाव लड़ रहा है, और आम आदमी को मुलायम सिंह चले गए, अब उनको नया नेता चाहिए। तो परिवार तो पहले से वहां मौजूद है ही, परिवार के अलावा क्या कोई और व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो उस विरासत को संभाल सके? क्योंकि जहां तक भी है, ये जो 3 पार्टियां हैं यूपी के अंदर, जो आम पब्लिक में जो धारणा बनी हुई है, 3 पार्टियां बीजेपी के अलावा जो 3 पार्टियां हैं जो मुख्य रूप से वहां पे इलेक्शन लड़ती हैं। एक पार्टी है आपकी समाजवादी पार्टी, सब जानते हैं कि उनके साथ मतलब कौन कौन लोग जुड़े हुए क्या है। और दूसरी पार्टी है बीएसपी, वो भी आप किसकी पार्टी है आप सब जानते हैं, एक बच्चा जानता है यूपी का, और उसका कितना वोट बैंक बचा है और किसके लिए वो करते हैं ये भी सब जानते हैं। और तीसरी पार्टी है जो अपने आरएलडी, वो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को लेकर आगे बढ़े हुए हैं, और पिछले चुनावों में उनकी क्या स्थिति रही है वो सब जानते हैं। जहां तक रामपुर की बात है, रामपुर में जो है अब मुस्लिम समुदाय के लोग भी आजम खान के जो कारनामे हैं उनको जान चुके हैं, और वो अब आजम खान के यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ जाने के बारे में पुनर्विचार कर रहे हैं। मैं पुनर्विचार इसलिए कह रहा हूं
कि इन लोगों ने जो वहां पर किया है पब्लिक के लिए कि सबका समेट के अपने साथ कर लिया, गरीब को नहीं छोड़ा, किसी और को नहीं छोड़ा। जो पॉलिटिकल माहौल जो बना है वहां पर वो इस तरह का बन गया है कि अब जो है ना लोग समाजवादी पार्टी। थैंक यू रक्षपाल जी। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपको आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी भी हमें डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे स्टेटेड हैं। वीरेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका। ये क्या चल रहा है मैनपुरी, रामपुर और खतौली में? आज तो चाचा भतीजा एक दूसरे के लिए कस्में खाते दिखे। देखिए, शिवपाल सिंह यादव के लिए समाजवादी पार्टी उनका हमेशा अपना परिवार रहा, लेकिन कहते हैं कि जब गले में जहर जाता है तो एक आदमी को मारता है और जब कान में जहर जाता है तो हजारों लोगों को मार देता है, और वो भी उसी का शिकार हुए थे। सियासत में ऐसा मतभेद उत्पन्न हुआ कि जो काम मुलायम सिंह जीते जी चाहते थे कि एक हो जाए, वो उनके मरने के बाद अब परिवार में एकता आई है। शिवपाल यादव सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन लड़ने के बाद इसी जुलाई महीने में समाजवादी पार्टी से एक चिट्ठी जारी हुई थी कि शिवपाल सिंह यादव जी आप स्वतंत्र हैं, आप जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। ये लोगों को याद होगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है, इसी 22 का मामला है। तो अब फिर उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है। तो इसमें तो ये आप देखिए कि शिवपाल यादव हर बार बड़ा दिल दिखाकर परिवार को एकजुट करने में लगे रहे, लेकिन कुछ परिस्थितियां थी कि अखिलेश यादव उससे संतुष्ट नहीं होते थे। आज मुलायम सिंह की विरासत को बचाने के साथ साथ डिम्पल यादव के राजनीतिक भविष्य का, समाजवादी परिवार की बहू है वो, और अखिलेश यादव की पत्नी है, उनका सबका कैरियर दांव पर है। तो ये मिलन इस परिवार में एक इतिहास बनाए, वो इसके लिए आगे आए हैं और परिवार की एकता को बढ़ाने के लिए। बीजेपी इस बात को लेकर आलोचना करती थी कि जब परिवार एक नहीं कर पाए तो ये चुनाव क्या खाक जीतेंगे। तो अब एक चीज़ में तो ये लोग कामयाब हो गए। समाजवाद को भी वो कहते हैं इससे ताकत मिली है। लेकिन आप 2-3 चीज़ें देखिए आप इस चुनाव में। अगर हम तीनों चुनाव की बात करें तो पहला तो किसान के एक नेता थे राकेश टिकैत, वो इस पूरे चुनाव से गायब हैं, उनका भी कहीं अता पता नहीं है। नहीं तो वो किसान आंदोलन से पूरा मचाए रहते थे। तो बीजेपी के लिए वो भी एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है ब्रजेश जी। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अगर खतौली और रामपुर जीत लेती है तो उसके 2 नेताओं की भी इज्जत बचेगी। एक तो भूपेंद्र चौधरी और दूसरे धर्मपाल सिंह, जो इनके संगठन महामंत्री बनकर आए हैं। अब सुनील बंसल नहीं है इनके पास, जो उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे को जानते थे और किस तरह से किसको मिलाना है, किसको जोड़ना है और चुनाव कैसे जीता जाता है, संगठन का क्या प्रभाव होता है, वो एक बड़ी बात थी। उनके जाने के बाद ये चीज़ खाली हो गई है और ये बीजेपी को कहीं ना कहीं कष्ट दे रही होगी। सुनील बंसल एक सक्रिय नेता थे, अब उस पर इन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। अच्छा, दूसरा मैनपुरी में और खतौली में दोनों जगह पर एससी वोट पर नज़र है कि दलित वोट किधर जाएगा। अब बीजेपी का भी निगाह है कि बीएसपी का वोट हासिल कर लो। लोग ये कहते भी हैं कि बीएसपी अपना रोल अदा करेगी बड़े भाई के लिए और उनके लिए, अपने मालिक के लिए जो चाहे करना पड़े करेगी। तमाम सारी बातें हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की पार्टी प्रत्याशी पर्चा खारिज हो गया और उधर ओवैसी साहब गुजरात में बिजी हैं। तो अब यहाँ पर उतना काटने पीटने की संभावना भी कम हो गई, यूपी में उनका योगदान हो नहीं पा रहा है। तो ये थोड़ा से समाजवादी पार्टी के लिए खतौली में राहत की खबर है। आजम खां के लिए आप कह रहे थे कि दिख नहीं रहे, अब उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया तो वो क्षेत्र से भी गायब हो गए। क्या करे क्षेत्र में रह के, उसी तरह से जैसे नाम गायब हो वैसे वो भी वोट तो डाल नहीं पाएंगे। अच्छा, ये उपचुनाव लोकसभा का क्या हुआ, डंडे के दम पर भगा दिए गए तो ये विधानसभा में डाल पाएंगे?
पुलिस प्रशासन की इतनी सख्ती रहेगी, इतना आसान नहीं है। तो ये चुनाव तो देखिए, लोकसभा का अलग हो रहा है, विधानसभा वाले अलग हो रहे हैं जी। और 2024 के नतीजों पर इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये जरूर है कि समाजवादी परिवार पर इससे असर आएगा। देखिए, शिवपाल यादव की वापसी समाजवाद के लिए एक कहा जाए बहुत राहत भरी खबर है। कहते हैं कि जो लोग झूठ बात पर भी वाह वाह करते हैं वही आपको तबाह करते हैं, और शिवपाल यादव के मामले में भी ऐसा हुआ। समाजवादी पार्टी तब से कई चुनाव हार गई, संगठन कमजोर होता गया, मुलायम सिंह अब नहीं रहे। अगर शिवपाल साथ नहीं आएंगे, जसवंत नगर वहीं की विधानसभा है, तो डिम्पल जीत भी जाएंगी तो मार्जिन कम रहेगा जीत का। आज शिवपाल के आने से उनके परिवार में जो मानसिक संतोष मिला है और चुनाव में भी उनको इससे मजबूती मिली है। जी ब्रजेश जी, माँ बाप, चाचा और परिवार के लोग नीम के वृक्ष की तरह होते हैं। उनका फल कड़वा भले हो, लेकिन उनकी कड़वाहट से आपका जीवन सुधर जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा और वो ठंडी छांव देंगे। तो ये परिवार में अगर किसी की एकता हो रही तो इस पर कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, खुले मन से कर रहे हैं, और इससे जब उत्तर प्रदेश में दो ही पार्टियां अब लड़ गई हैं, कांग्रेस और बसपा, विधानसभा में आप देख लीजिए कहाँ हैं। हाँ, सांसद अभी कुछ बचे हैं, अब चुनाव जब आएगा 24 का तब पता लगेगा जी। तो आज 4 लाइनें सुनिएगा कि मुलायम के प्रति निष्ठा रखने वाले शिवपाल जो आज बात कह रहे हैं, उस पर ये लाइनें काफ़ी सटीक हैं कि ये तेरी बेरुखी की हम पे आदत खास टूटेगी, कोई दरिया ये ना समझे कि मेरी प्यास टूटेगी, और तेरे वादे का तू जाने मेरा वो ही इरादा है कि जिस दिन सांस टूटेगी उसी दिन आस टूटेगी। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर चर्चा को बहनों भाइयों आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, समीर सिंह। समीर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अखिलेश और शिवपाल अब जब साथ आ गए हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी इनसे कैसे निपटेगी? आपके पास कोई प्लान भी है, क्योंकि ये तो अनएक्सपेक्टेड था ना आपके लिए? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था। और मैं एक निवेदन करूंगा कि आपकी डिबेट की एक मर्यादा होती है। किसी भी बड़े नेता या किसी भी कार्यकर्ता के प्रति इस तरह की अशोभनीय भाषा नहीं होनी चाहिए, ये मेरा निवेदन है। अगर ऐसे लोगों को आप बैठाते हैं तो कृपा करके हम लोगों को बता दें, तो हम लोग उससे बाहर हो जाएंगे। देखिए, मैं बहुत साफ कहता हूं कि हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में कोई अंतर नहीं था, दोनों साथ थे। दोनों लोग साथ मिलकर 5 साल उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार चलाए। शिवपाल यादव 2022 की विधानसभा समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़े। वो उनके अंदरूनी मामले थे, उससे हमारे सेहत पर और पार्टी की गतिविधि पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ तक कहता हूँ, जब 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके समाजवादी पार्टी हाशिए पर आ गई, 2019 में बसपा के साथ गठबंधन करके समाजवादी पार्टी हाशिए पर आ गई। क्या स्थिति रही? बसपा से बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता। तो 2022 का हश्र क्या हुआ? आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा के बाई इलेक्शन का हश्र क्या हुआ? उसके पहले कोरोना काल के अंदर 6 बाई इलेक्शन हुए थे। समाजवादी पार्टी 1 सीट जीत पाई थी, जौनपुर की मल्हनी सीट। बाकी सब पर वो दूसरे नंबर पर भी नहीं थे, कहीं कांग्रेस थी, कहीं बसपा थी। तो वोट के मामले में देखेंगे या राजनीति के एक मामले प्रश्न में और है, देखेंगे, इस डिबेट से वो हमारी प्रश्न लड़ाई निकल किसी कर से आया एसबीएसपी का। इनका कहना है कि मैनपुरी के जिला अधिकारी ने उनका पर्चा खारिज करा दिया और समाजवादी पार्टी से वो मिले हुए हैं। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, चुनाव चल रहा है, इसमें अगर किसी के साथ कोई बात हुई होगी तो निश्चित रूप से सुभाषपा हाई कोर्ट जाएगी, निर्वाचन आयोग को अपील करेगी और कानून के दायरे में और न्यायसंगत निर्णय निर्वाचन आयोग लेगा। क्या आप ये मानते हैं कि इनके साथ गलत हुआ मैनपुरी या में जो किसी की नियमानुसार था सरकार वही हुआ?
नहीं ब्रजेश जी, मैं कैसे बता सकता, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं पार्टी का प्रत्याशी तो हूं नहीं वहाँ मैनपुरी के अंदर, मैं प्रशासनिक अफसर भी नहीं हूं, मैं निर्वाचन आयोग का अधिकारी भी नहीं हूं। लेकिन जरूर है, अरुण राजभर जी कोई बात कह रहे हैं, लोकतंत्र में किसी के बात को नकारा नहीं जा सकता है और किसी के बात पर हम, वो भी एक राजनीतिक दल है, हमारे खिलाफ वो चुनाव लड़े हैं, पिछले दिनों चुनाव लड़े हैं और राजनीतिक दल चलाते हैं, उनकी बात को हम नकार कैसे सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि निर्वाचन आयोग की परिधि में चुनाव हो रहा है। हमारा सरकार का काम है कि निष्पक्ष चुनाव हो, इसकी प्रतिबद्धता सरकार सहयोग करके करेगी। और मैं फिर कहता हूं आपसे, देखिए मैनपुरी का चुनाव बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज भी 5 विधानसभाओं में से 2 विधानसभा बीजेपी के पास है जी, तीसरी विधानसभा मैनपुरी में हम बहुत मार्जिन वोटों से हारे हैं जी। और करहल में अखिलेश यादव खुद विधायक है और जसवंत नगर में शिवपाल यादव विधायक है। अगर समाजवादी पार्टी, अभी मैं दुबे जी को सुन रहा था, अगर समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव जी जीत रही थी तो अखिलेश यादव जी को शिवपाल जी के घर पर जाके मनौवल नहीं करनी पड़ती और परिवार एक हो गया, इसके लिए 1 सप्ताह तक एक्सरसाइज नहीं करना पड़ता। और अगर मनोज काका, आपकी बारी। स्थिति है, बीजेपी के पास प्लान भी है आपसे निपटने के लिए। जीती आई है मनोज काका, गो अहेड। जीती आई है। थैंक यू समीर जी, शुक्रिया, समाजवादी पार्टी धन्यवाद। ये स्थिति है जी, थोड़ा इस राउंड में थोड़ा वक्त कम है, पहले राउंड में आप लोगों ने बहुत टाइम ले लिया। यस मनोज काका, गो अहेड, 1 मिनट है केवल, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के पास हमेशा प्लान होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास ही ये प्लान होता है कि अच्छे दिन के नाम पर 400 रुपए का सिलेंडर आपको 1100 मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास ये प्लान होता है कि रोज 69,000 शिक्षक भर्ती होगी और 22,000 दलितों पिछड़ों का हक खा जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का ही काम होगा। आज इंडियन एक्सप्रेस ना बीच में टोका टाकी नहीं, मजा नहीं आएगा डिबेट में। 10 लाख आपकी बारी मैंने किसी को नहीं बोलने दिया ना, सिर्फ 10 लाख करोड़ रुपए इस देश के बड़े उद्योगपतियों का माफ किया गया। मैं समीर जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, नरेंद्र मोदी जी से ये जानना चाहूंगा कि 10 लाख करोड़ रुपया जो माफ किया गया है, इस देश के 140 करोड़ लोगों में से किस गरीब का, किसान का, आपकी पारिवारिक एकता पर या इनको आप बहुत हमारे एतराज है, जैसे साधारण घर से इनको एतराज है आपकी पारिवारिक एकता पर। देखिए, किसी 1 रुपया भी किसी का देखिए, इनको हमारे ही एकता पे नहीं है। ये लोग देश के शिवपाल जी को था, अखिलेश जी को था, एक करके बोले, ऐसे ना करें, बीच में टोका टाकी में मजा नहीं आएगा। पारिवारिक नीति पर ही राजनीति को कहा ही नहीं, क्योंकि समीर भाई एक दूसरे को धत्ता बता रहे थे, अखिलेश जी शिवपाल जी को गरिया रहे थे और शिवपाल जी अखिलेश जी। अगर एक करके बोलोगे ना तो दर्शक बहुत अच्छे से समझेगा, 2 आवाजें एक साथ मजा नहीं देती। यस बोलिए। सावरकर, मैं कह रहा हूं कि सावरकर जी ने भी अंग्रेजों से पेड़ा ली थी माफीनामे के साथ, और पूरी भारतीय जनता पार्टी ओके, थैंक यू, शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू। विद्यार्थी नेता रहे हो आप, राहुल गांधी मत बनो, कम से कम आप पढ़े, थैंक यू। रोहित अग्रवाल की स्क्रीन पे लाया जाए, धन्यवाद आप दोनों का, शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। अगर दबाव में नहीं होती राष्ट्रीय लोकदल तो आप बाहर से प्रत्याशी क्यों खतौली के लिए लेकर आए? क्या मुजफ्फरनगर की धरती आरएलडी नेताओं से खाली हो गई? रोहित अग्रवाल जो आपको बाहर से नेता लाना पड़ा, और अब तो जयंत चौधरी को गली गली जाना पड़ रहा है। कुवत नहीं है। थैंक यू मनोज जी, शुक्रिया। रोहित अग्रवाल की बारी, रोहित गोयल, थैंक यू, जरूर करेंगे, थैंक यू। वो रोहित गोयल। ब्रिजेश जी, हमारा प्रत्याशी बाहरी नहीं है, भारी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने आम टंड वेट थे वो सब लगा दिए कि उनका पर्चा खारिज हो जाए, पर करवा नहीं पाई है। अब आप देखिए, इससे ज्यादा और भारी क्या होगा कि भाजपा के प्रवक्ता अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वो कह रहे हैं हम आजादी की लड़ाई से तो भागे थे, डिबेट से भी भागेंगे हम तो। हमारे नेता को साहब पता नहीं कौन से बड़े नेता की बात कर रहे हैं। अरे भाई, मोहल्ले का चुनाव जीतोगे नहीं, बड़े नेता आके टीवी टिल्लाने लगोगे। अब इससे ज्यादा भारी क्या दे ब्रजेश जी? क्या मानसिक संतुलन खो बैठे भाजपा के नेता? भाई टीवी के ऊपर भागने की बात कर रहे हैं, भागने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमें पता है
बिल्कुल भाग कम से जाइए कम टीवी तो डिबेट से। चैनल की तो आपकी मर्यादा कोई जरूरत रखा नहीं करो, है। कहाँ अब से जनता पकड़ आपको लाते हैं भगाने ब्रजेश की जी तैयारी आप? कर अरे रही है। आरएलडी के प्रवक्ता है भाई, नहीं, क्या आप कहें? ही कहाँ से पकड़ Thank you. लाते हैं ऐसे आपसे लोगों जवाब को? मांग रही है। अरुण राज कहाँ भट्ट, यही नहीं थैंक यू, पता है थैंक यू। कि आजादी का भाग नहीं आंदोलन पाओगे। कब हुआ, जनता की मार से कौन अब भाग नहीं शामिल हुआ, पाओगे। कौन नहीं जनता हुआ। के साथ जो जयंत चौधरी अत्याचार शामिल किया हुए है, थे क्या दुराचार आजादी के किया है आंदोलन आपने, में? जो नहीं, नहीं, उनके जयंत उनके चौधरी उनके हक आजादी का के पैसा मारा आंदोलन है में शामिल हुए जो थे क्या? युवाओं का जिसने रोजगार मारा है 2022 आपने। रोहित, मेरे पास वक्त कम है, प्लीज। रुपया मारा है रोहित, आपने। रोहित, अब आप भाग नहीं किसी और दिन आप पाओगे। लोग समय ले लीजिएगा। आप भाग नहीं पाओगे। सीधे अरुण राज भट्ट को कनेक्ट करिए। मतदान थैंक नहीं यू, किया। थैंक यू, आप दोनों का शुक्रिया। मतदान नहीं किया अरुण, जयंत चौधरी ने आप देखो, आपका 2022 टिकट, में। आपके प्रत्याशी का नामांकन खारिज हुआ। जानकारी हो तो बीजेपी तो खुल के साथ भी नहीं दे रही है। 2022 अरुण, go ahead। में अरुण बोलिए, मतदान इन दोनों को शांत हम करिए। किसी का सिर्फ अरुण साथ को लेना भी कनेक्ट नहीं करिए। चाहते हैं, ना किसी का साथ देना चाहते हैं। सुहेल देव पर ये तो आपका साथ नहीं दिए ना। कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ रही है, कानूनी नहीं देखिए, हम उनका साथ और उनका हम उनका साथ लेने के भी प्रयास नहीं कर रहे हैं कि हमें किसी के साथ चाहिए क्या। हम तो स्वतंत्र तरीके से चुनाव मैदान में गए थे। साजिशन के तहत जिस तरीके से प्रचार रद्द हुए हमारे, हम कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग को भी हमने सूचना दे दिया है। सारी चीजें हमारी प्रक्रिया में चल रही है। अगर हमारे हाई कोर्ट की तरफ से हमें न्याय मिलता है तो हम भी मैदान में आ जाएंगे। 2-3 दिन की प्रक्रिया हमारी आप चल ये रही है। महसूस जल्दी कर हमने रहे हो तो कि ये नाम दोनों आवेदन मिलकर भी कर आपको दिया है, धकिया स्वीकार के भी हो गया किनारे आवेदन। कर दे रहे हैं और आपस में चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं देखिए, कोई धकिया नहीं रहा है। वहां जनता सबको धकिया देगी। इस बार जो जनता का वहां देख रहा हूं ना कि घरेलू बिजली के बिल से पूरा मैनपुरी परेशान है, लेकिन कोई मैनपुरी में घरेलू बिजली के बिल पर चर्चा नहीं कर रहा है। चाहे वो सपा हो, चाहे बीजेपी, चाहे जो भी लड़ रहा है या वोट मांग रहा है, वहां चर्चा नहीं हो रही है। वहां चर्चा किस बात की हो रही है कि नेताजी को श्रद्धांजलि देना है, तो कोई अपनी वजूद बचा रहा है। और ये तो बात रही, शिवपाल जी तो पहले से परिवार में एक थे। 19 में भी एक रहे, 22 में भी एक रहे, कितने सीट जितवा पाए। जहां तक रही बात चौधरी साहब की, हमारे रोहित अग्रवाल जी बोल रहे हैं, चौधरी साहब वही मुजफ्फरनगर के कितनी सीट जितवा दिए थे मुजफ्फरनगर की। अच्छा, अब इनको छेड़े हो ना तो जवाब ले लेकिन लो। पश्चिम इलाकों एक में सेकंड जितनी रुक ताल जाओ। ठोक रहे थे, एक सेकंड। और पूर्वांचल में हमने सारी सीटों अरुण, जितवाने का प्रयास तसल्ली, किया था। एक सेकंड रुक। हमारा रिकॉर्ड एक देखिए, सेकंड रुक उनका जाओ। रिकॉर्ड देखिए, हाँ, झुनझुन हो गए रोहित, वो। चौधरी साहब पर कुछ बोले हैं। अब विजय जी, वाई सिक्योरिटी मिली है भाई, उन्हें बोल सकते हैं कुछ भी, पूरा हक है उन्हें। वाई सिक्योरिटी मिलने के बाद वो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी ने पर्चा खारिज करा दिया। अरे भाई, वाई सिक्योरिटी भी अखिलेश यादव जी नहीं दी होगी। नहीं, वाई सिक्योरिटी भी अखिलेश यादव जी नहीं दी होगी जो पर्चा खारिज करवा दिया। वो तो पुलिस अरुण जी की मजबूरी समझ सकते हैं भाई। अरुण जी की मजबूरी समझ सकते हैं। वाई सिक्योरिटी मिली है भाई, वाई सिक्योरिटी में और कितना दबाव में आओगे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। वक्त का अभाव है, मैं अपने बाकी दो मेहमानों से क्षमा चाहता हूँ, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम और परिचर्चा में शामिल होने के लिए। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार।